नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हिंदी मुक्स परियोजना के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य के लिए आज हम स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की पृष्ठभूमि से परिचित हो पाएंगे। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य में हुए परिवर्तनों को भी जान पाएंगे। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की जो विशिष्टता है उसे भी समझ पाएंगे और स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य के विभिन्न रचनात्मक दृष्टिकोण से भी परिचित हो पाएंगे। किसी भी भाषा के साहित्य पर सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। घटना बड़ी हो तो वह साहित्य की दिशा मोड़ देती है या उसे और गति प्रदान करती है। भारत के संदर्भ में ही एक ऐसी बड़ी घटना है देश की आज़ादी, स्वतंत्रता। वैसे तो साहित्य एवं समाज में परिवर्तन के लक्षण 15 अगस्त 1947 के पहले ही परिलक्षित होने लगे थे, लेकिन देश की आज़ादी ने इन परिवर्तनों को एक गति दी। हालांकि देश की आज़ादी के रूप में हमें जो खुशी मिली उसके साथ ही मिला एक बहुत बड़ा दंश। वह दंश था देश विभाजन का। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत देश का विभाजन हुआ और एक स्वतंत्र देश पाकिस्तान का उदय हुआ। यूं तो सांप्रदायिकता का जो बीज है इसका बीजारोपण काफी पहले हो चुका था, लेकिन इसका जो विभत्स रूप है वह देश की आज़ादी के समय हमें देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ लाखों लोग विस्थापित हुए और धर्म के नाम पर कई बड़े संघार नरसंहार हुए। भीषण नरसंहार सांप्रदायिकता की आग तब जो भड़की थी वह रहकर आज भी भड़कती रहती है। देश की आज़ादी ने सांप्रदायिकता के घाव के साथ लोगों के भीतर स्वप्न और उत्साह को भी जन्म दिया। कई बार स्वप्न भंग हुए तो कई बार बने। कई बार अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अन्य परिवर्तनों के माध्यम से भी नए सपनों का जन्म हुआ। इन सारी प्रक्रियाओं ने जो है हिंदी कथा साहित्य उसको प्रभावित किया और उसे कहें कि नई दिशा प्रदान की। नई कहानी और उसके साथ साथ विभिन्न कहानी आंदोलन जो उसके बाद चला के दौर से गुजरता हुआ हिंदी कथा साहित्य आज देखा जाए तो भूमंडलीकरण के दौर में तरह तरह के जो नए विमर्श हैं उन विमर्शों तक पहुंच चुका है। समाज और व्यक्ति की शायद ही किसी समस्या से आज का जो लेखक है समकालीन कथा साहित्य जो है वह अछूता हो। समकालीन दौर में कथा साहित्य जीवन के व्यापक संदर्भों से जुड़ गया है। हम सबसे पहले विभाजन और सांप्रदायिकता पे बात करते हैं। भारत को स्वतंत्रता जो है वह विभाजन की विभीषिका के साथ मिली है और यह सांप्रदायिकता का ही परिणाम था। और सांप्रदायिकता का जो उद्भव है वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हो गया था, लेकिन इसका जो चरम है वह स्वतंत्रता के समय पहुंचा। देश जब आजाद हुआ, देश का विभाजन ही जो है वह भारत और पाकिस्तान ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया का केंद्रीय ऐतिहासिक घटना के रूप में हमारे सामने है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर इतिहास में कभी भी इतने बड़े पैमाने पे, इतने विराट पैमाने पे किसी भी आबादी का विस्थापन नहीं हुआ था जितना उस वक्त हुआ। माना जाता है कि कम से कम 1.5 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। इस विस्थापन के दौरान लूटपाट, बलात्कार और हिंसा में लगभग 15 लाख लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। इस समय सिर्फ देश ही नहीं बटा, देशवासियों के दिल भी बट गए। सांप्रदायिकता का दंश आज भी पूरा देश झेल रहा है, पूरा भारत झेल रहा है। हिंदी कथा साहित्य में इस सांप्रदायिकता का वर्णन काफी बड़े पैमाने पर हुआ है।
रचनाकारों ने लोगों में व्याप्त सांप्रदायिक मानसिकता के पीछे जो कारण है उन कारणों की पड़ताल की है, अपने अपने ढंग से उसे देखा है। यशपाल ने झूठा सच, जो कि 2 खंडों में है, भीष्म साहनी ने तमस, राही मासूम राजा ने आधा गांव जैसे जो उपन्यास लिखे, यह विभाजन की त्रासदी को संपूर्णता में अभिव्यक्त करता है। कृष्णा सोबती की जो कहानी है, सिक्का बदल गया, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, भीष्म साहनी की जो कहानी है अमृतसर आ गया, और अज्ञे की कहानी शरणदाता, ये सभी कहानियां विभाजन की पीड़ा की संवेदनात्मक प्रस्तुति करती हैं। आज भी विस्थापन से पीड़ित लेखक उन दिनों को याद कर, अपनी स्मृतियों में जाकर उस पीड़ा को अनुभव कर विभाजन की त्रासदी का दस्तावेज लिख रहे हैं और हमारे सामने रख रहे हैं। उनमें से एक है वर्ष 2017 में प्रकाशित कृष्णा सोबती का एक उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। भारत विभाजन ने सांप्रदायिकता का एक ऐसा नासूर पैदा किया जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज़ादी के बाद भारत में जो मुसलमान हैं वे अल्पसंख्यक हो गए। पाकिस्तान बनने की वजह से जो बहुसंख्यक समुदाय है उनकी नज़रों में ये जो मुसलमान यहाँ हैं उनकी देशभक्ति हमेशा के लिए संदिग्ध हो गई है। इतने अल्पसंख्यक मुसलमानों के भीतर एक अनजाना भय जो है वो घर किया हुआ है, उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो गया है। शानी की कहानियों में इस भय की भावना का विस्तार मिलता है। इसी तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद जो दंगे हुए हैं, इस सांप्रदायिकता की खाई को और चौड़ा किया गया है। उसमें दूधनाथ सिंह ने उनका एक उपन्यास है आखिरी कलाम, उस उपन्यास में बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारणों की तलाश की है और इस विध्वंस के परिणामों से हमारा साक्षात्कार कराने की कोशिश की है। कमलेश्वर ने भी कितने पाकिस्तान नामक एक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास में इस सांप्रदायिकता के विविध पहलुओं का जो इतिहास है, उसका जो मिथक है और वर्तमान घटनाओं के सहारे जो उस पूरे सांप्रदायिकता की छानबीन करने की कोशिश की है। आज़ादी से पहले और उसके बाद की सांप्रदायिक घटनाओं ने जो भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो हमारी साझा संस्कृति है, उस पर चोट किया। हिंदी कथा साहित्य में भी इन चोटों का प्रभाव दिखता है। रचनाकारों ने अपने उपन्यासों कहानियों द्वारा इस गंगा जमुनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संवेदनात्मक प्रयास किया है, वो उस चोट से बचाने की कोशिश की है। दूसरी जो चीज है वो ग्रामीण समस्या है, उसको लेकर के आज़ादी के दौरान ही महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्वराज की अवधारणा रखी थी। तत्कालीन सत्ता जो दल था कांग्रेस तथा अन्य जो विपक्षी पार्टियां थीं, वे सब इस बात से सहमत थे कि बिना ग्रामीण भारत के विकास के जो नवीन भारत की कल्पना हम कर रहे हैं वह साकार नहीं हो सकती। आज़ादी के बाद ग्रामीण भारत के आधुनिकीकरण के जो सरकारी और गैर सरकारी प्रयास शुरू हुए, उसने कई आशाएं बांधी। बड़े बड़े बांधों का निर्माण शुरू हुआ, जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उनका उन्मूलन किया गया। कानूनी रूप से खास कर कहें काश्तकारी काम कर रहे जो किसान को जमीन पर उनका अधिकार देने की घोषणा की गई। इसके अलावा हदबंदी, चकबंदी, ये जो भूमि सुधार थे उनसे संबंधित कानून भी लागू किए गए, लाए गए। हालांकि सरकारी लाल फीताशाही और पुराने चालक तंत्र के कारण इन सुधारों को पूर्णतया अमली जामा तो नहीं पहनाया जा सका, फिर भी व्यापक ग्रामीण जनता के भीतर इससे आशा का संचार हुआ। विकास के अन्य कार्यक्रमों के कारण सदियों से जड़ पड़े ग्रामीण समाज में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचल की शुरुआत हुई। गांधीवादी विनोबा भावे के भू आंदोलन का भी ग्रामीण समाज पर गहरा असर दिखाई देता है, एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता है।
इन सुधारों ने ग्रामीण समाज के चरित्र में परिवर्तन किया। प्रेमचंद के समय जो गांव था उससे स्वातंत्रोत्तर भारत का जो गांव है वो बिल्कुल भिन्न था। प्रेमचंद के बाद हिंदी कथा साहित्य से ग्रामीण जीवन लगभग लुप्त सा हो गया था। आज़ादी के बाद इन सुधारों तथा ग्रामीण समाज से निकले रचनाकारों के कारण जो हिंदी कथा साहित्य है उसमें फिर से गांव का प्रवेश हुआ, और यह प्रवेश ध्यान रखना होगा कि आंचलिकता के माध्यम से हुआ। रेणु ने मैला आंचल पढ़ती परिकथा, नागार्जुन ने बलचनमा वरुण के बेटे, भैरव प्रसाद गुप्त ने धरती सती मैया का चौरा आदि के माध्यम से आजादी के बाद करवट बदल रहे ग्रामीण भारत के यथार्थ को अंकित किया। इसके अलावा मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल, रामदरस मिश्र, जगदीश चंद्र, ये जो रचनाकार हैं उन्होंने भी अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से ग्रामीण भारतीय जनता की इच्छा, आकांक्षाओं और उनकी समस्याओं को अंकित किया है। नई कहानी के दौर में जब हम देखते हैं हिंदी कहानी का मूल विषय वस्तु नगरीय जीवन का वर्णन की ओर झुक गया, तो इन रचनाकारों को भी अगर गौर करें तो उनके रचनाओं में अगर कहा जाए तो मूल रूप से ग्रामीण भारत की जो अभिव्यक्ति है, उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है या उसके यथार्थ की अभिव्यक्ति है, वह दिखती है। अगले अध्याय में हम जो नगरीय जीवन है या फिर राष्ट्र निर्माण की जो कल्पना है उन सब पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।